नमस्कार, स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिर से स्थगित हो गई है, टल गई है। कोर्ट ने सुनवाई को नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और वक्त मांगा था। इससे पहले कोर्ट ने 13% होल्ड कोटा हटाकर मामला हाईकोर्ट वापस भेजने का संकेत दिया था। राजनीतिक हलचल क्या है, इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। सुनवाई, सवाल और सियासत। जी हां, मामले में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का असली ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार समय मांगकर मामले को टाल रही है, जिससे साफ है कि सरकार 27% आरक्षण देना नहीं चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाली गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट तैयार है तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही, बार बार समय क्यों मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है कहीं ना कहीं बार बार समय मांगने को लेकर। हाई कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा है। क्या वापस से हाई कोर्ट में इसे भेज दिया जाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया। हाईकोर्ट ने उसके बाद इस पर रोक लगा दी 2019 में ही। सितंबर 2021 सरकार ने 27% अनुमति दी। हाईकोर्ट से 87:13 का रेशियो जो है वो रखा गया था। जनवरी 2025 तक ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पर जो है रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा, लेकिन समय बार बार मांगा जा रहा है और ये बार बार टल भी रहा है। आपके जो महाधिवक्ता है, जो आपका विभाग है, विधि विभाग ने जब स्पष्ट इसमें कहा है कि 2019 में जब ये कमलनाथ सरकार के समय ये कानून बना था, तो उसको क्यों आपने जो रोक लगाई, उस रोक को हटाने के लिए हलफनामा क्यों नहीं देना चाहते हो? बार बार किंतु परंतु बातें की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ओबीसी आरक्षण केस है ये और सॉलिसिटर जनरल ने फिर से समय मांगा है। क्या है इसके पीछे कारण? बार बार समय क्यों मांगा जा रहा है? दूसरी तरफ मंशा क्या है? क्योंकि मंशा पर ही बार बार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कई बड़े नेताओं ने इस पर बयान दे दिया। उमंग सिंघार का भी बयान आप सुन रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए अमित चौरसिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सागर कसेरा, और अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सर, आपका किस तरह से देख रहे हैं इसे? बार बार समय मांगा जा रहा है और कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था मार्च 2019 में, लेकिन अभी तक आम जनता के लिए स्थिति साफ नहीं हो पाई है। क्यों? बिल्कुल राष्ट्रीय जी, और स्थिति साफ भी नहीं होगी। जिस तरह से उमंग सिंघार जी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो बात रखी है, हाँ। वो बिल्कुल सही है और सटीक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे संघर्षशील जीतू पटवारी जी कल दिल्ली में थे। आप सभी ने देखा, पूरे वकीलों की फौज के साथ थे। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त करा था कि अगली तारीख पे मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा वकीलों के साथ। लेकिन 2 तारीख निकल गई। मुख्यमंत्री जी असम में काजीरंगा पार्क में गन्ना खिलाते हैं हाथियों को, लेकिन मध्य प्रदेश की 60% पिछड़ा आबादी को उनका अधिकार नहीं देते। देखिए, इसके पीछे राष्ट्रीय जी एक बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी, उसको समझना होगा आपको और हमको सबको। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार 4 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए। देश के प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, लोकसभा में रोते हैं। लेकिन उनके अहम पे जब चोट लगती है, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की अल्पकालीन सरकार के अंदर एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर देते हैं कि मध्य प्रदेश का जो समावेशी विकास को लेके जो एक सामाजिक अधिकार था पिछड़ा वर्ग को, उसको 27% आरक्षण का लाभ दे देते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इस कदर चुभ गई कि अब वो उस कानून की पैरवी करने के लिए भी तैयार नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यही तुषार मेहता जी की तमाम बड़ी वकीलों की फौज थी। 16 बार पक्ष नहीं रखा गया। लेकिन देखिए, बार बार बीजेपी कहती है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी का आरोप है। नहीं, भरम कैसा इसमें? भरम कैसा? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है लगातार, आप और हम सब देख रहे हैं, पूरी देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है।
समय कौन मांग रहा है? तुषार मेहता जी मांग रहे हैं। मैं ठीक है। पूछना चाहता हूँ पी विल्सन जी को क्यों हटा दिया साहब आपने? वो पी विल्सन जी जो लोकसभा की तमाम समितियों में विधि, न्याय, महिला विकास से लेकर तमाम समितियों के सदस्य रहे, पंचायती राज के सदस्य, उनको आपने हटा दिया। जो तमिलनाडु सरकार के अंदर सबसे कम उम्र के अंदर अतिरिक्त महाधिवक्ता बने, जो देश के केंद्र सरकार के अंदर अटॉर्नी जनरल के पद पे रहे साउथ इंडिया के, ऐसे, और उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस तरह से चलिए, अब ये तो ये रामेश्वर जी से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अमित जी बने रहिएगा हमारे साथ। रामेश्वर जी जुड़ गए। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ अधिवक्ता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से, उनसे बेहतर तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बार बार जो समय मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से, उसे किस तरह देखते हैं आप? आप अधिवक्ता हैं तो बेहतर इस बात को समझा पाएंगे सर, क्या है मंशा इसके पीछे? देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 73 टाइम्स केस लिस्टेड हुआ। हाँ। और इसमें हर बार टाइम मांगा गया और अंतोगत्वा जब हाई कोर्ट इस मैटर को सुनने के लिए तैयार हुई, फाइनल डिसाइड करने के लिए, तो लगभग 72 ट्रांसफर याचिकाएं 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन द्वारा दाखिल कर दी है और 4-5 महीने तक उन केसों में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पहल नहीं की गई शासन की ओर से। तो इस मामले में फिर हम लोगों ने बहस याचिकाएं लगा के उन सारे केसों को कनेक्ट करा के और सूचीबद्ध मामले कराए। सूचीबद्ध कराने याचिकाएं लगा के उन सारे केसों को कनेक्ट करा के और सूचीबद्ध मामले कराए। हाँ, रामेश्वर जी की आवाज कराने के बाद लगभग 5 बार हियरिंग हुई है, लेकिन हर बार मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। उस सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये कहा गया कि चूंकि एक कानूनी मुद्दा है और महाधिवक्ता महोदय को एक्सपेक्ट किया था कि आप जो इस केस में वकील पैरवी कर रहे हैं उनके साथ बैठ के और इसमें हल निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय ने 3 तारीख को दिल्ली में बैठक की थी सितंबर में, और उसके बाद 3 सितंबर को जो बैठक थी तो उसमें हल निकालने के लिए उन्होंने चर्चा न करते हुए केवल ये कहा कि आप 2 अधिवक्ताओं के नाम बताइए जो इस केस में मध्य प्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एंगेज किए जा सके। तो हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर अभी क्या कर सकती है उस पर आप विचार करिए कि जो 13% पद होल्ड रखे गए हैं इनको तत्काल अनहोल्ड किया जाए और जो 27% आरक्षण के कानून पर स्टे नहीं है इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, जिन जिन विषयों में डिस्प्यूट है उनको छोड़ करके। तो महाधिवक्ता महोदय ने बोला कि इसमें आप लिखित में हमको एक अभिमत दीजिए। तो सेम डे इवनिंग टाइम में उनको पूरा ड्राफ्ट करके 2-3 पेज का अभिमत दिया गया और कैसे कैसे इसको लागू करना है वो सारी चीजें उनको अवगत कराई गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इन्होंने 13 सितंबर को भोपाल में पलाश होटल करके है उसमें बैठक की और उसमें जितने भी समाज के संगठन थे उनको लगभग सभी के 2 सदस्यों को उन्होंने इनवाइट किया और फिर वही इन्होंने कहा कि 2 अधिवक्ताओं के नाम दीजिए। तो मैंने उस पर विरोध किया, मैंने कहा सर अधिवक्ताओं के नाम वाली बात। रामेश्वर जी, मैं माफी चाहूंगी सर, समय थोड़ा सा कम रहेगा तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो बेहतर होगा। अभी की स्थिति क्या है? अब देखिए 1 महीना तो टाल दिया गया है इसे। हाँ, कि इन्होंने 2 अधिवक्ता उसमें अपॉइंट कर दिए, पी विल्सन जी को, शशांक रत्नू जी को, और एक बार वो पैरवी भी की और जो भी रिकॉर्ड दाखिल किया जाना था वो रिकॉर्ड भी दाखिल किया गया, लेकिन उनको हटा दिया गया। एक नई पैनल बना दी, उस नई पैनल में किसी भी ओबीसी SC ST के अधिवक्ता को अपॉइंट नहीं किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संजीदगी से कमेंट भी किया मध्य प्रदेश शासन पे कि 6 साल से आप सो रहे हैं और इस पे आप कोई पहल नहीं कर रहे हैं। सागर जी, इस पर जवाब लूंगी सर मैं आपसे। और जब डे टू डे हियरिंग की बात कही तो तुषार मेहता जी भी उस समय खड़े हुए थे। मैं परसों की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं भी था कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी अंतरिम आदेश है उन सबको वैकेट करके और सारे मामले पुनः हाईकोर्ट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर देता हूं। तो माननीय तुषार मेहता जी ने इसमें सहमति नहीं दी, उन्होंने विरोध किया और उस समय की मांग की। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि मामले गंभीर है और इसको कल यानी 9 तारीख को फिर मैं लिस्ट करूंगा और 9 तारीख को जैसे ही मामले टेकअप हुए
उन्होंने मेंशन किया, तुषार मेहता जी ने मेंशन करके और इसमें समय मांगा कि अभी हमारी रणनीति ये बनी है कि इसमें समय दिया जाए और अब उनका इंटरनल जो भी इसमें एजेंडा हो, आई डोंट नो। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइम दिया और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में फाइनल हियरिंग के लिए टाइम दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाराज तो है ना बार बार समय मांगने से? जी, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। सागर जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी सर, क्यों, क्या दिक्कत है? अब क्या बिहार इलेक्शन का हवाला देगी बीजेपी कि बिहार इलेक्शन के बाद इस पर हम सोचेंगे? इतने समय तक काम नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जता दी है सरकार पर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अनम्यूट कर दीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी अभी ठीक है? जी बिल्कुल सर। राइट, हाँ जी, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता को सुन रहा था और जो पूरी हियरिंग है वेबएक्स पर मैं खुद भी जुड़ा था उसमें। हाँ। और पूरी विषय को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया और माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कोर्ट को यह बताया सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की हियरिंग के दौरान कि ये जो कमिंग वीक है वो मिसलेनियस वीक है, उसके बाद छुट्टियां लग रही हैं। हाँ। और चूंकि ये जो हियरिंग है इसमें लंबा वक्त जाना है कॉन्टिन्यूस सुनवाई, तो वो कॉन्टिन्यूस सुनवाई के लिए अभी जो वक्त है वो उतना हमारे पास है नहीं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लेते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड ये मामला है, उन्होंने विशेष तौर से कहा और फिर पूछा सॉलिसिटर जनरल को कि आप इस पे कब का वक्त चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नवंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर आप इसको अगर आप आदेशित करेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। तो उन्होंने फाइनल हियरिंग के लिए नवंबर के सेकंड वीक का डेट दिया है और ये मामला न तो अटका है और न ही इस पे कोई रोक टोक है। नहीं, लेकिन देखिए अब इस पर कांग्रेस तो ये कह रही है ना, कांग्रेस सरकार ने जो हक दिलाया था वो बीजेपी ने छीन लिया, ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस सरकार के ही आधे अधूरे अध्यादेश को भारतीय जनता पार्टी ठीक करने का प्रयास कर रही है। 2022 के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान लेना स्टार्ट किया है, तब से ही माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के माध्यम से एक आयोग की संरचना हुई, जिस आयोग ने जमीनी स्तर पर सर्वे किया, सामाजिक आर्थिक डेटा को संग्रहित किया और वो आज इसकी रीढ़ की हड्डी बना है। हम ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मैटर को लेकर के गए और हमने सामाजिक आर्थिक डेटा को संग्रहित करके जनसंख्या के अनुपात और अन्य प्रमाण को जुटाया। रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया कि 27% आरक्षण जो है वो न्याय संगत है और सामाजिक संतुलन के अनुरूप है। ठीक है, लेकिन देखिए आपको याद होगा, अगर आप टेक्निकल चीजों पर ही जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बाद में जो हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जो 27% आरक्षण के विरोध में थी। अगर आप 2019 का मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद भी मैटर कहाँ फंसा कि 50% का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे ये ऊपर चला गया। अगर ईडब्ल्यूसी को मिलाएंगे तो वो 63 हो जाता है। ठीक है। तो जब एक पूरी प्रक्रिया जब 50% से ऊपर जा रही है तो इसीलिए तो ये जब 2019 में कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी अध्यादेश लेकर आए थे, अगर वो थोड़ी जल्दी नहीं मचाते, 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश जब वो लेकर आए तो बिना किसी वैज्ञानिक, लेकिन उस समय आप लोग भी तो विपक्ष में थे, तो आप लोगों भी तो ओबीसी वर्ग का आवाज तो आप लोगों भी उठा ही रहे थे उस समय, आप लोगों की तरफ से भी इस बार नहीं बिल्कुल, और ओबीसी की आवाज आज भी भारतीय जनता पार्टी ही बुलंद कर रही है और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय जी, मैटर सॉर्ट होगा और ओबीसी के हक में फैसला आएगा और ओबीसी समाज को उनका पूरा न्याय मिलेगा। इंतजार काफी लंबा हो गया शायद। ठीक है, अमित जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। हाँ अमित जी। देखिए राष्ट्रीय जी, 7 साल हो गए हाईकोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में गया। झूठ कहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके गई, जबकि हाई कोर्ट ने केस पूरे ट्रांसफर करे सुप्रीम कोर्ट और सरकार का कुछ भी उसमें योगदान नहीं। दूसरी बात, जातिगत जनगणना का सुन लीजिए, जातिगत जनगणना के सर्वे पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी राष्ट्रीय जी। तेलंगाना सरकार ने कराया, बिहार सरकार ने कराया, मध्य प्रदेश सरकार चाहती 7 साल में करा सकती थी। गौरीशंकर बिसेन जी के उसमें आज कृष्णा गौर जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ा, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। 35% आरक्षण दिए जाने की वकालत करी थी बिसेन कमेटी ने, जिसका ढोल जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने पीटा था 2022 में। कहां गई वो रिपोर्ट? दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान मऊ में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे करवाया सोशल जस्टिस पे। सोशल जस्टिस में जब सर्वे हुआ 60% आबादी पिछड़ा वर्ग की निकल कर, उन्होंने भी 35% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की वकालत करी। ठीक है, तो क्या सर सत्ता में आने के लिए तमाम वादे किए गए थे या तमाम बातें कही गई थी कसेरा जी? उसका भी उल्लेख करा जिसके आंकड़े मीडिया के अंदर आए। मैं पूरी बात रख दूं राष्ट्रीय जी। पहली बात,
और मैं आपसे और आपके दर्शकों को आश्वस्त कर देता हूं कि भाजपा सरकार आरक्षण नहीं देगी। कांग्रेस सरकार बनेगी, हम 35% आरक्षण देंगे और बाकायदा जातिगत जनगणना करा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बना के मध्य प्रदेश की 60% आबादी को 35% आरक्षण का लाभ अब कांग्रेस करके देगी आपको। ये जो छलने का काम आपने करा है, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का अभिशाप आपने बना दिया है, इसका जवाब जनता आपको चुनाव में देगी सागर जी, और ये आप लिख के रख लेना। ठीक है, सुन लीजिए कसेरा जी। जानती है कि किस प्रकार से आपने लटकाने भटकाने की राजनीति करी है अमित जी। लटकाने भटकाने अटकाने काम आप कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को सॉलिसिटर जनरल ने जाति को दूसरी जाति में लड़ाई काम आप कर रहे हैं। राज्य महाजनायक की गलत रिपोर्ट आपने सार्वजनिक करवाई, आरएसएस के तमाम लोग व्हाट्सएप पे केंद्रित कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, विश्वविद्यालय परिसरों में नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। 13% का कोई हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जो आपने 13% पद को अवॉइड करा। झूठ बोलने का काम आप करें, लटकाने का, भटकाने का, भड़काने का, उलझाने का काम आप करें। देखिए रामेश्वर जी बैठे हैं, वो हम सभी से कानूनी पेचीदगी को ज्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, उनसे समझ लेते हैं एक बार। अमित जी, कसेरा जी, समझ लेते हैं एक बार। रामेश्वर जी, क्या लग रहा है इसके पीछे राजनीति होनी चाहिए या एफर्ट्स मैटर करते हैं किसी पार्टी के या सरकार के? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल, आम जनता के हिसाब से आप क्या सोचते हैं सर? देरी तो हुई है। हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ओबीसी का 27% आरक्षण है, पैन इंडिया में अनडिस्प्यूट है, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से कानून बना के 27% आरक्षण लागू किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि भाई विधायिका का बनाया कानून है, संबंधित हाई कोर्ट को मेरिट पर डिसाइड करना चाहिए था, आपने ट्रांसफर क्यों कराई केस? दूसरी बात कि मध्य प्रदेश सरकार के पास डाटा मौजूद है, 2011 की जनगणना के डाटा है कि 51% आबादी ओबीसी की है। जैसे आयोग की रिपोर्ट है, महाराम जी महाजन आयोग की रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन है। यदि मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, तो आप 50% आरक्षण का विधेयक लाइए ना सदन में, 50% लागू करिए आप। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तेलंगाना स्टेट का, तेलंगाना में 42% आरक्षण किया है राज्य ने, और 37 याचिकाएं दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देने वाली। उसमें मैं अपीयर हुआ, इंटरव्यू किया और सारी याचिकाएं डिसमिस हुई और रिमांड बैक किया कि आपको लिबर्टी है कि आप संबंधित हाईकोर्ट में फाइल करिए। ठीक है, रामेश्वर जी इस पर जवाब ले लेते हैं कसेरा जी से। और कसेरा जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर, कि देखिए जो भर्तियां रुकी है वो ज्यादा तकलीफ दे है। कई भर्तियां रोक दी गई हैं, कई लोगों की उम्र भी निकल जाएगी, वो परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, भर्तियां नहीं हो पाएंगी, ये ज्यादा तकलीफ दे है सर। जी राशिद जी, मैं इससे सहमत हूँ और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ये समझती है कि ये 13% जो होल्ड का मामला है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने लास्ट हियरिंग के लिए कहा था, जब एक दिन और वो एंगेज हुआ कि एटलीस्ट 13% का मामला अनहोल्ड हो जाए। लेकिन फिर कार्रवाई चूंकि सुनने के लिए वक्त नहीं था आने वाले समय में, और उसे वो आगे की तारीख मिली है। और इसीलिए असली कदम वो नहीं है जो फाइलों में गिर जाए, असली कदम वो होता है जो कोर्ट में टिके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसे नीति देने का काम कर रही है। और कांग्रेस ने बेसिकली ओबीसी का जो सपना अधूरा छोड़ा था, भाजपा उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत है, संकल्पबद्ध होकर कर रही है। अभी वो कहते हैं कि देरी क्यों हो रही है, तो हम कहते हैं तैयारी पूरी हो रही। आपने जो अधूरी तैयारी कहीं छोड़ दी थी, उस तैयारी को पूरा करके एक समयबद्ध तरीके से। लेकिन सरकार आती है, चली जाती है, नई सरकार आती है, पुराने सरकार के नियम कायदे नई सरकार को समझ नहीं आती। पिस्ता कौन है? आम जनता। अमित जी, मैं बिल्कुल आम जनता ही पिस रही है। आज पिछड़ा वर्ग के उनके माता पिता खून के आंसू बहा रहे हैं। 70,000 से अधिक बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए, छलने का काम करा है। यही पोस्टर बॉय मोहन यादव जी की प्रशासन लाठियां बरसाती है जब बेरोजगार युवा, पिछड़ा वर्ग युवा अपना अधिकार मांगने भवन जाता है, भोपाल जाता है। ये है इनकी सरकार और ये है इनकी नियत। और हम तो कह रहे हैं हम 35% आरक्षण लागू करके देंगे। कमलनाथ जी नाजिर ना बन जाए, कांग्रेस का माइलस्टोन स्थापित ना हो जाए, इसलिए बिहार चुनाव के अंदर उसका लाभ आपके खिलाफ ना चले जाए, इसलिए भाग खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से। अरे शर्म आना चाहिए राजनीति के लिए आपको।
गंदी राजनीति में शर्म आना चाहिए आपको। कमलनाथ जी ने नाजिर साबित कर दिया है, तब मजबूत कानून दिया विधायिका पास करा के, जिसको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। तमाम प्रयास कांग्रेस ने मामला जमा किया, भारतीय जनता पार्टी उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दस्तावेज लाए, और यही फर्क है नीति, नियत और विकास की राजनीति में। अगर नियत असल में आपकी शुद्ध होती तो कोर्ट हमें बेसिकली मामले के लिए संज्ञान नहीं देता, कोर्ट हमें के लिए समय देता है, कोर्ट इस विषय को संज्ञान से लेता है। 13% पर कैसे युवाओं का दर्द कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नहीं लिया? हमारी अदालत दलीलों में नहीं है, हमारी बेसिक नीतियों में है। और हक और क्रेडिट कभी अलग अलग बेसिकली नहीं होते। माननीय अमित जी, आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट चाहती है और भाजपा हक दिलाना चाहती है। इसमें अंतर है। आपको जलन इसलिए हो रही है क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ, आप क्रेडिट ले लीजिए। इस पर अमित जी एक छोटा सा सवाल आपसे भी, 55 सालों तक तो कांग्रेस रही सर, उस वक्त क्यों नहीं ओबीसी पर ध्यान दिया? फिर ऐसा तो नहीं कि इसलिए आप सत्ता में वापस नहीं आए तो गिर गई सरकार? पूरा ध्यान दिया है। आप हमसे पूछ रहे हैं, ये कहता है कि इन्होंने 4 पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए। ठाकुर अर्जुन सिंह जी की सरकार ने रामजी महाजन आयोग का गठन किया, पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 10 वर्ष की दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। नहीं, ये सवाल मंत्री कृष्णा गौर ने पूछा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। उन्होंने कहा कि 55 सालों तक तो कांग्रेस नहीं रही। ये बात को मत काटिए। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने 14% आरक्षण दिया पिछड़ा वर्ग को। 27 मजबूत हो जाएगा, बात करा के कमलनाथ जी ने समाज भूल गया है क्या? किस प्रकार के राजनीति आपने करी है, कैसे उनको पकड़ने का प्रयास किया है? जो अरे हम संघीय तरीका नहीं है। चलिए, उम्मीद तो यही करेंगे कि आम जनता जो आप लोगों के लिए बेसिकली वोटर्स का काम करती है, उन्हें न्याय मिले, यही उम्मीद हम करेंगे। इस तरह से, इस तरह डिबेट में आपसी नोकझोंक की स्थिति है, उसमें आम जनता ना पिसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण की विरोधी है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लेकिन पिस कौन रहा है? आम जनता, ओबीसी वर्ग। उन्हें अभी भी इंतजार है कि क्या निर्णय इस पर लिया जाएगा। काफी समय हो गया है इंतजार करते करते, क्योंकि बीच में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने निर्णय दिया, उसके बाद सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार आ गई। तो ऐसे में कई आदेश जो है बदल दिए गए। ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आधे घंटे की डिबेट में हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे यही उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता इसकी कानूनी पेचीदगियों को समझे, अगला जब सरकार चुनने की बारी आएगी तो अपने स्वतः संज्ञान लेकर, एक तरह से तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर वो अपनी नई सरकार चुने, यही उम्मीद हम करेंगे। चलिए, इसी के साथ ही मिड डे एजेंडा में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज़ 24/7। नमस्कार।